नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं गद्य खंड। किस चीज़ का गद्य खंड? वही हमारी 10th क्लास की अनिवार्य हिंदी की बुक है तीज भागे 2 का गद्य खंड है। इसका काव्य खंड के सारे चैप्टर हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छी तरीके से अर्थ और भावार्थ के साथ पढ़ लिए थे। इनके अभ्यास क्वेश्चन भी कर लिए और जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बन रहे थे वो भी देख लिए थे। और आज हम गद्य खंड का शुभारंभ करेंगे एक कहानी के साथ जो देश और देशभक्तों के प्रति भक्ति भावना से प्रेरित है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा और उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। बहुत ही रुचिकर तरीके से ये कहानी हम पढ़ेंगे। आप जिस तरह अपनी दादी नानी से कहानियाँ रुचि से सुना करते थे, उसी रुचि से ये कहानी भी पढ़िएगा और घर पर अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सुनाएगा, ताकि उसके मन में भी अपने देश और देशभक्तों के प्रति आदर भाव जागे। और देखो, हमारे जो संविधान से हमें अधिकार भी मिले हुए हैं और कर्तव्य भी मिले हुए हैं। अधिकारों की लड़ाई तो हम लड़ लेते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनके प्रति कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, देशभक्तों के प्रति, वो हम भूल जाते हैं। और ये जो कर्तव्य बन रहे हैं हमारे भी उनके प्रति, वो हमें बखूबी निभाना चाहिए। देशभक्त के प्रति भक्ति भावना रखना भी एक देशभक्ति ही है। तो चलो बच्चों, यही इस कहानी में बताया गया है। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले ये कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश जी। उसके जीवन परिचय, उसके कर्तृत्व और उसकी कुछ खास बातों के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ उसी सन में इसका जन्म हुआ, ऐसे याद रख लेना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, यानी अधिकतर समय राजस्थान में ही बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। देखो, रहते हैं, जुड़े हैं, ये पढ़ के आपको लगेगा कि ये अभी जीवित है, लेकिन 2019 में इसका निधन हो चुका है, ये ध्यान में रखना है आपको। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश जी आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। और उनके बीच में विनय और ईंधन नामक जो उपन्यास हैं वो चर्चित हैं। पहले सम्मान वनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी इसकी कहानियों में दिखाई देता है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उसकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। किस्सागोई कहानी का मतलब है कि लेखक हैं वह इस प्रकार कहानी की रचना किया करते थे कि उस कहानी में घटित जो घटना है वो पाठक जब पढ़ते थे कहानी को तो उसे ऐसा लगता था कि वो कहानी की वो घटना है वो उसकी आंखों के सामने घटित हो रही है। ठीक है, तो यही मतलब है किस्सागोई शैली का। आगे देखो, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पेड़ पौधों, पहाड़ों, वनस्पति और पशु पक्षियों से। और देशभक्ति क्या है? इन सब के प्रति सबसे प्रेम करने और उसके विकास और समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। अब नेताजी का चश्मा है, उस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं, बच्चे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे अपनी कहानी, पढ़ते हैं अपनी कहानी नेताजी का चश्मा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नेताजी का मतलब कोई आजकल वाले नेताजी नहीं हैं। हमारे जो महान क्रांतिकारी नेता थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा वाला सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नारा लगाया था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर नेताजी का अर्थ है। तो देखो बच्चों, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं। इसके क्रांतिकारी स्वभाव ने और इनकी देशभक्ति ने आज हमें इस आज़ाद देश में ला खड़ा किया है। अगर नेताजी जैसे क्रांतिकारी नेता नहीं हुए होते तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे होते, हमें कुछ भी करने का, बोलने का अधिकार नहीं होता।
तो ऐसे महान देशभक्त के प्रति हमारा आदर भाव कैसे नहीं हो सकता है, और होना भी चाहिए। यही बात इस कहानी में वर्णित है। तो चलो पढ़ते। तो देखो, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर है। एक ठो नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की बनवा दी, कभी कोई शौचालय बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए कोई छतरी बनवा दी, कभी कोई प्रोग्राम करवा दिए, जैसे कोई कवि सम्मेलन। ऐसे इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा देते हैं। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से, यानी उस प्रतिमा के पर लगे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगे चश्मे के बारे में ये कहानी है। देखो, कस्बा का मतलब होता है गांव से थोड़ा अधिक विकसित, गांव से अधिक आबादी और सुविधाओं वाला, और शहर से थोड़ा कम आबादी और सुविधाओं वाला, जिसे थोड़ा छोटा शहर कह सकते हैं ना। शहर जितना बड़ा नहीं और गांव जितना छोटा भी नहीं, छोटा शहर बीच का सा। ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब है जो खुले आसमान में चलने वाला सिनेमा घर, बिना भवन वाला। तो जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई है, उस कस्बे के बारे में यहाँ थोड़ा वर्णन किया गया है। आगे देखो, पूरी बात का तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोहा और चिट्ठी पत्री, ऊहापोहा मतलब असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति, करें या नहीं करें जैसी मनोदशा होती है ना। चिट्ठी पत्री यानी कागजी कार्रवाई में बर्बाद हो गया होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, मतलब उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके रिटायरमेंट की अवधि नज़दीक आ गई होगी। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा। ऐसी स्थिति में जो प्रतिमा बनवाने का काम है वो कोई किसी स्थानीय कलाकार है उसको सौंप दिया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते जो हाई स्कूल के इकलौते ड्राइवर मास्टर होते हैं, ड्राइंग मास्टर सॉरी, मतलब चित्रकला के जो टीचर होते हैं, कि मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया। पटक देना मतलब जैसे तैसे करके वो बनवाना, जैसे उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो, लेकिन काम पूरा होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर किया होगा, हुआ होगा, ऐसे जो क्रियापद आए हैं उनसे ये पता चलता है कि लेखक को इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी। वो अनुमान के आधार पर ये बात बता रहे हैं कि ऐसे किया होगा, अरे मतलब हुआ होगा। ऐसे जो क्रियापद हैं वो कोई किसी संभावना व्यक्त करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पटक देने का मतलब यहाँ पर कार्यों को जैसे तैसे निश्चित अवधि में पूरा कर देने पर यहाँ पर व्यंग्य किया है। देखो, और निर्माण स्त्री कैसा भी हो जाए, बस काम पूरा होना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पर मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो संस्थाओं की गैर जिम्मेदारी कार्य प्रणाली पर लेखक यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं। हड़बड़ी में कार्य कराने और गुणवत्ता से समझौते करने की प्रवृत्ति पर भी यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं लेखक। तो जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, लगभग जिसे कहते हैं बस्ट, यानी आदम कद जिसे कहते हैं। टोपी की नोक से लेके जो कोट का दूसरा बटन होता है, इतनी ही बड़ी वो मूर्ति थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत मासूम और कमसिन। कमसिन का अर्थ भी सुंदर ही होता है। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। मतलब जो भक्ति भावना है वो मन में पनपने लगती है। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। कैसे कि वो जो कस्बे वाले हैं वो अपने कस्बे में इस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति को स्थापित करना उसका सराहनीय ही काम है, अच्छा ही काम है। केवल एक चीज़ की कसर है जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। किस चीज़ की कमी थी? नेताजी की आंखों, वो मूर्ति तो बनवा दी, बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर वो मतलब वर्दी में लग रहे थे, लेकिन एक उस मूर्ति को देख कर एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। वो क्या थी कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था, लेकिन जो रियल चश्मा होता है वो था। तो देखो, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का
चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। यानी फ्रेम यानी जो बिना शीशे का जो बाकी का चश्मा होता है वो उसे मूर्ति को पहना देते हैं। हौलदार साहब जब पहली बार हालदार साहब, यहाँ देखो आम बोलचाल की भाषा से हालदार साहब लिखा है, शुद्ध शब्द हवलदार होता है ना। तो हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुकी, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मूर्ति को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब जिज्ञासापूर्ण और आश्चर्यजनक मुस्कान है। वो देख कर उसको हंसी आई मन ही मन में। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा क्या है, रियल है। रियल यानी वास्तविक है। पत्थर की मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन इस पे चश्मा लगा है वो वास्तविक है, रियल है, ओरिजिनल है। तो वो उसे देख कर अपने मन में ऐसे मतलब अचंबा करते हैं, उत्साहित होते हैं कि ये कैसे हो गया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी भी हवलदार साहब है इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे होते हैं। अंत में सोच विचार करके इसी निष्कर्ष पर वो पहुँचते हैं कि कुल मिलाकर इस कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब भाई मूर्ति पर चश्मा नहीं है, क्यों नहीं है, कोई कारणवश रह गई होगी, टूट गई होगी, ऐसा लगा के फिर भी ये ओरिजिनल चश्मा जो लगा रहे हैं नागरिक यहाँ के, तो ये काम उसे सराहनीय प्रशंसनीय ही लग रहा है। महत्व मूर्ति के रूप रंग का नहीं, कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो वो मन में सोचते हैं, अपने मन में, किसी दूसरे को नहीं कहते, अपने मन में ही सोचते हैं कि वाह भाई, मूर्ति लगी है पत्थर की और चश्मा लगा है ओरिजिनल। तो हो सकता है यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के आसपास के कस्बे वालों ने लगा दी है, लेकिन जो भी है ये उसका काम सराहनीय ही है, प्रशंसा के योग्य ही है। नहीं तो कि कम से कम ये भावना तो रखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं है महत्व है। महत्व किसका है कि जो देशभक्त है उसका जो आदर की भावना उसके प्रति ये लोग रखते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। वरना तो देखो आजकल देशभक्ति को एक मजाक का पात्र ही बना रखा है। तो वो अपने मन में सोचते हैं और खुश होते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब है उधर से गुजरते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी के काम से उधर आना जाना रहता है उसका, तो फिर से वहाँ से गुजरते हैं और उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। देखते हैं उस मूर्ति की तरफ तो कुछ डिफरेंस उसमें दिखाई देता है। सोचता है, फिर से गौर से देखता है, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। भाई दूसरा ही है, पहली बार दूसरा था और अब दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब कौतुक और बड़ा, कौतुक यानी उसका आश्चर्य और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और देखो फिर तीसरी बार नया चश्मा, फिर तीसरी बार वहाँ से गुजरते हैं तो फिर देखते हैं कि अब की बार भी ये नया चश्मा है। हवलदार साहब की आदत ही पड़ गई कि हर बार उस कस्बे से गुजरते, रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब उसका कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब जब वह अपने आप में पचा नहीं पाया ये बात, पहले तो 2-3 बार देखा तो अपने मन में ही सोच के रह गया कि भाई ये बार बार चश्मा क्यों बदलता है। लेकिन उसका उत्साह है वो ज़्यादा होने लग गया और जो कौतूहल जिज्ञासा है उसके मन में अब पच नहीं रही थी उसको। वो सोच रहा था कि अब किसी को पूछना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर वो पान खाते थे उस पान वाले से ही पूछ लेते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा, वह पान खाने का आदी है, बार बार मुंह में पान ठूस लेता है। तो देखो इसका जो कैसा है, ये काला मोटा खुश मिजाज, यानी जो हंसी मजाकिया स्वभाव का होता है, खुश मिजाज। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसता है, उसकी तोंद थिरकी। तो मोटे आदमी का तो पेट मतलब बड़ा होगा, हंसेगा तो हिलेगा भी। तो यहाँ पर उसी का यही मतलब है कि काला मोटा खुश मिजाज, और जब हंसा तो उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हवलदार साहब के समझ में नहीं आई। वो बोला कि क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने समझाया कि वो पूछ रहा है कि भाई ये तुम्हारे जो मूर्ति लगी है सुभाष चंद्र बोस जी की, इसकी बार बार आंखों पर चश्मा बदल कैसे जाता है। तो वो पान वाले से पूछता है। पान वाला कहता है कि भाई कैप्टन है वो चश्मे वाला, वो करता है। फिर वो उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करता है। पान वाले ने समझाया क्या मतलब है, क्या करता है भाई ये। तो वो कहता है कि चश्मा चेंज करता है। तो फिर वो नहीं समझता है। हवलदार साहब फिर से पूछता है कि क्या मतलब, क्यों चेंज करता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि भाई एक जो चश्मा वाला है वो एक फ्रेम चढ़ा देता है, फिर बार बार ही चश्मा चेंज क्यों करता है।
तो वो फिर से समझाता है उसको कि कोई मान लो कोई गिराक आ जाए, गिराक यानी ग्राहक आ जाए, उसको चौड़ी चौखट चाहिए होती है, तो कैप्टन किधर से लाए, किधर यानी किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे देता है और मूर्ति पर दूसरा बढ़ा देता है। तो अब क्या है, हवलदार की समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी बात है कि भाई कोई ग्राहक आ जाए, मान लो कोई ग्राहक आ जाता है चश्मे वाला है, तो उसके पास तो चश्मा लेने आएंगे लोग, और उसको जो मूर्ति पर जो चढ़ी चश्मा है वैसी चश्मा की ज़रूरत होती है, तो वो मांग करता है, तो दूसरा कहाँ से लाएगा, वो मूर्ति वाला चश्मा उतार के ग्राहक को दे देता है और उस मूर्ति पर अपने से दूसरी दुकान से दूसरा चश्मा फिट कर देता है। अब हवलदार साहब के कुछ कुछ समझ में आने लगा। एक चश्मे वाला है, मन में सोचता है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उससे नेताजी के बगैर चश्मा वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत भी करती है, मानो चश्मा के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम, मतलब थोड़े से कोई फ्रेम रखते होंगे, ऐसे नेताजी मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन क्या करेगा, चश्मे वाला है वो मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः है नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, ये भी खूब, ये भी अच्छा आइडिया है। तो देखो यहाँ संभवतः है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा करते वक्त जो चश्मे वाला है वो नेताजी की चश्मा उतारते वक्त मन में दुखी होता होगा और उसको ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसा करने से, मेरे ऐसे व्यवहार से नेताजी को दुख पहुँचता होगा, तो वह पहले क्षमा मांगता होगा और फिर वो चश्मा उतार लेता होगा। ऐसा हवलदार साहब सोचते हैं मन में। लेकिन भाई फिर से पूछता है वो कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई है मेरे, कौन सी, कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो वो मन में सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये चश्मा तो लगा रहा है, उतार रहा है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया मूर्ति का। तो पान वाला इतने में तो दूसरा पान ठूंस लेते हैं मुँह में। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी और पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जिसको जिम्मेदारी दी थी, जैसा कि उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मास्टर मोतीलाल, तो मास्टर बनाना भूल गया वो बोलते हैं। पिक यानी जो पान का थूक होता है। तो फिर देखो यहाँ पर आगे, पान वाले के लिए ये मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। तो पान वाला था, इतना संवेदनशील नहीं था, उसके लिए तो ये मज़े की बात थी, कोई मतलब ठेस नहीं पहुंच रही थी कि भाई नेताजी के चश्मा नहीं है और कोई उसे मतलब ला के पहना रहा है, तो उसके प्रति भी वो इतनी संवेदनशील भावना नहीं रखता है। लेकिन हवलदार साहब को तो ये आश्चर्य करने वाली और मन को द्रवित करने वाली, मन को खुश करने वाली बात है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मन में सोचता है अपने कि मूर्ति के नीचे लिखा है मास्टर, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल है, वाकई कस्बे का कोई अध्यापक होगा। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे बने, पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाला, जो कांच होता है, कांच का चश्मा, तो वो कैसे बने। तो कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी भाई, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में, कलाकारी के चक्कर में वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल कर मतलब गिर गया होगा, टूट गया होगा। उफ, वो मन में सोचते हैं कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, लेकिन जो भी हो चश्मा इसके नहीं है। क्यों नहीं है, इसके कारण मतलब मन में संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इस कारण से नहीं बना होगा, उस कारण से नहीं बना होगा। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, मतलब एक अजूबा ही लग रहा था ये, और उत्साह भरा और आश्चर्यजनक सा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर, इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे की देशभक्ति के समक्ष, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हैं, मतलब उसकी उस भावना का वो कदर करते हैं, मन ही मन में नमन करते हैं उसको। वह जीप की तरफ चले और चलते चलते फिर रुके, फिर मुड़े, पान वाले के पास जाकर फिर से पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद का कोई भूतपूर्व सिपाही। तो नाम कैप्टन सुनता है उसका, तो वो मन में सोचता है कि भाई क्या ये भी पूछ लेते हैं, उसके मन में जो प्रश्न हैं उठ रहे हैं वो फिर से वो
रुक कर उसके पान वाले के पास जाकर वो फिर से पूछते हैं कि भाई क्या चश्मा वाला है वो या क्या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही रहा हुआ है या नेताजी का कोई साथी है। तो पान वाला नया पान खा ही रहा था कि बार बार वो अपनी आदत से मजबूर पान खाने का जो आदि था वो बार बार अपने मुँह में लिए जा रहा था एक के बाद एक। तो पान पकड़े अपने हाथ को मुँह के 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने लाल काली बत्ती से दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो देखो पान वाले का चरित्र कैसा है, कैसा चरित्र यहाँ लेखक ने उसको वर्णित किया, कितना बड़बोला है वो, कितने अशिष्ट शब्दों का व्यवहार जो यूज में ले रहा है। तो क्या इस तरह हमें कुछ कहने का अधिकार है, किसी को कहना चाहिए किसी को, कोई काला कोई गोरा, कोई बहुत लंबा है कोई बहुत छोटा है, तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। उसकी रचना पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए और उस पर कभी व्यंग्य भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी रचा है, रचना की है, वो सब अच्छा ही है, इसमें हम बुराई खोजने वाले कौन होते हैं। तो ऐसा सुनते हैं हवलदार साहब तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और देखो फोटो वोटो खंंचवा दो, उसकी अखबार में छपवा दो, तो ये उस पर व्यंग्य किया है और एक देशभक्त का मजाक वह उड़ा रहे हैं। तो देखो इस कहानी में 4 करेक्टर हैं, एक हवलदार साहब है, वो एक पान वाला है जिसे कैप्टन कहते, सॉरी चश्मे वाला है जिसे कैप्टन कहते हैं, और एक ड्राइवर है ना। हवलदार साहब, पान वाला, ड्राइवर और चश्मे वाला। कैप्टन किसे कहते हैं, चश्मे वाले को, ठीक है। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। वो मुड़कर देखते हैं और फिर उसको देख कर, किसको, जो चश्मा वाला है वो आ रहा था, उसको देख कर वह अवाक रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं उसे देख कर। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी लिए और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस टिका रखा था। तो बेचारे की क्या दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था, फेरी यानी घूम घूम कर गलियों में अपना सामान बेचता, उसे फेरी लगाना कहते हैं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ जाते हैं, पूछना चाहते हैं कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ ना कर दिया भाई कि अब यह इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा है और खुद के काम भी है तो वो गाड़ी में बैठ के चल देते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। तो देखो वहाँ पर उसको देखकर अवाक कैसे रह जाते हैं, अचंभित कैसे रह जाते हैं, वो दंग कैसे रह जाते हैं, क्योंकि हवलदार साहब ने अनुमान लगा रखा था उसके नाम के अनुसार कि उसका नाम था कैप्टन। तो उसने सोचा कि एक फौजी जैसा कोई चुस्त दुरुस्त आदमी होगा और उसकी एक छोटी सी दुकान होगी अब, या भूतपूर्व कोई सैनिक होगा, तो इसीलिए उसको कैप्टन कहते होंगे। और वो उसको देखा तो उसका जो शारीरिक बनावट है, उसके जो आजीविका के जो तरीका है, वो देखकर वो अवाक रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। बेचारे की दुकान भी नहीं है, देखो फेरी लगाता है, यहाँ पर वो मन में सोचते हैं। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले जाते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहते हैं। तो 2 साल तक जो अपने जो काम के सिलसिले में, अपने कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना होता है उसको, और जितनी भी बार आते हैं तो उस मूर्ति को देखते हैं और उसके बदले हुए चश्मा को देखते हैं कि कभी गोल चश्मा होता है, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला, कभी कांच वाला गोगा चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर है। बिना चश्मे की मूर्ति वो कभी नहीं देखी। तो ऐसा देखकर उसे धूल भरी यात्रा में और हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता से कुछ क्षण देने के लिए वो होता है कि वहाँ आकर वो उसे देखता है तो उसे सकून देने वाला वो लगता है। जब वह मूर्ति पर चश्मा देखता है तो ऐसा लगता है कि उसे संतोष का अनुभव हो रहा है, खुशी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि भाई अपने देश में जो देशभक्ति का जो आदर करने वाले लोग हैं वो उसकी भावना का आदर करते हैं और मन ही मन में वो खुश होते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें ही बंद थी। तो उस दिन तो वहाँ नहीं रुक पाया वो। अगली बार जब आते हैं तो
अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा कैसे नहीं है? तो पान वाला उदास हो जाता है। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूकते हैं वो, और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता है। आंखें भर आती है उसकी। साहब, कैप्टन मर गया। वो उत्तर देता है हवलदार साहब को। और कुछ नहीं बोल पाए हवलदार साहब। हवलदार साहब भी भावुक हो जाते हैं। कुछ पल चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर पान के पैसे चुकाकर चुपचाप जीप में आकर बैठ जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। बार बार क्या सोचते हैं? बार बार यही सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसी उड़ाती है और अपने लिए बिकने के मौके नहीं ढूंढती, यानी अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, यानी अपने जो फ़ायदे के लिए फ़ायदे के अवसर वो ढूंढती रहती है। और एक देश जो देशभक्त होता है उसका मजाक उड़ाता है। देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी सब कुछ समर्पण कर देने वालों की हंसी उड़ाता है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर से उसी कस्बे से गुजरते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही उसको ख्याल आता है, उसको ध्यान आता है कि भाई मूर्ति तो अवश्य होगी वहाँ पर। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अवश्य होगी। हृदय स्थली बीचों बीच प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और जो कैप्टन लगाता था वो मर गया है। अब उसकी चश्मा कौन लगाएगा? तो ऐसा वो देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर जो ही उस कस्बे से गुजरते हैं तो आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ जाती है। मूर्ति की तरफ देखते हैं, कुछ ऐसा देखा कि जोर से चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाते हैं। तो जो रास्ते पर चल रहे वो लोग देखते हैं वे क्या हुआ, गाड़ी अचानक कैसे रुकी। जीप रुकते न रुकते, यानी सही से रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में सावधान होकर खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर क्या था? सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा। तब जाके हवलदार साहब को शांति का अनुभव हुआ, खुश हुए, जैसा बचा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि जो हवलदार साहब हैं वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना उसके लिए कोई सामान्य बात नहीं थी। वह उसकी देशभक्ति की भावना को संतोष प्रदान करने वाली थी। एक बच्चे के इस देशभक्तिपूर्ण प्रयास को देखकर उसका हृदय है वह गदगद हो जाता है, खुशी से भर उठता है। तो ये वो भावुक हो जाते हैं। यही कारण है उसके भावुक होने का, मतलब वो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है, बच्चों के हाथों में है जो देश के भविष्य हैं। तो बच्चों, हमारा ये कहानी है वह पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी कहानी है और इसे आप रुचि से पढ़ना। कल के वीडियो में हम इसके अभ्यास क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। धन्यवाद।